हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नई वीडियो में। दोस्तों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य। इसको पढ़ने के बाद हम लोग बहमनी साम्राज्य को पढ़ लेंगे। बहमनी साम्राज्य पढ़ने के बाद हम लोग भक्ति आंदोलन पढ़ लेंगे और भक्ति आंदोलन पढ़ने के बाद हम लोग मराठा साम्राज्य पढ़ लेंगे। यानी इधर का जो भी है ना हम लोग सब पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे और फिर मुगल पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। विजयनगर साम्राज्य काफ़ी अच्छा टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, मज़ा आने वाला है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ये मैप देखें। यहाँ पर ये जैसे कि ये दक्षिण भारत का मैप है। तो दक्षिण भारत में मैप में क्या हुआ था कि जब मोहम्मद बिन तुगलक रूल कर रहा था, जब रूल कर रहा था ना, तो यहाँ पर था बहमनी। इसके ऊपर क्या हुआ कि इसी से अलग हो गया, बहमनी अलग हो गया और फिर यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य अलग हो गया। किससे अलग हो गया? ये मोहम्मद बिन तुगलक से अलग हो गया, दोनों अलग हो गया। और दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई चलते रहता था रायचूर दोआब के लिए। यहाँ पर था रायचूर दोआब। तो ये किसके समय में हुआ था अलग? एमबीटी के समय में अलग हुआ था। कौन सा दो साम्राज्य बना एक प्रकार से? एक बहमनी साम्राज्य हो गया, एक विजयनगर साम्राज्य हो गया। दोनों हो गया, दोनों समझ में आ गया। काहे लड़ता था दोनों? रायचूर दोआब के लिए दोनों लड़ते रहता था। तो ये क्या था कि ये तो दक्षिण भारत का हो गया, यहाँ पर ही विजयनगर साम्राज्य हो गया, चाहे बहमनी हो गया, ये दक्षिण भारत में हो गया। मगर उत्तर भारत में भी तो था, जैसे कि मालवा, मेवाड़, जौनपुर, कश्मीर, बंगाल, ये सब जो था ना, एक प्रकार से इस सब का भी उद्भव हुआ। जब यहाँ पर दिल्ली सल्तनत जब कमज़ोर हुआ तो धीरे धीरे सबका फिर उद्भव होता है आगे चल करके। तो हम लोग अब देखते हैं विजयनगर साम्राज्य को। और एक बात और, हाँ, विजयनगर साम्राज्य का अगर पूछे कि विजयनगर साम्राज्य में भाषा क्या था, कौन सा भाषा का ये होता था, तो आपको याद रखना है तेलुगु भाषा। चलिए, तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में कहा जाता है कि जब तुगलक साम्राज्य का विघटन हो गया, जब इसका पतन हो गया, तब फिर क्या हुआ कि दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य का क्या हुआ? उत्पत्ति हुआ। और फिर उत्तर भारत में मालवा, मेवाड़, जौनपुर, कश्मीर, बंगाल, ये सब का क्या हुआ? उदय हो गया। विजयनगर कहने का मतलब होता है जीत का शहर। विजयनगर की स्थापना की बात करें दोस्तों, तो 1336 ईस्वी में दो भाई रहता है, हरिहर और बुक्का। ये दो भाई मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करता है। इन दोनों को ही मतलब कि क्या होता है ना कि जब मोहम्मद बिन तुगलक रहता है, ये जो हरिहर और बुक्का को इस्लाम धर्म कबूल करवाता है और कबूल करवाने के बाद दक्षिण भारत भेजता है। किसको? हरिहर और बुक्का को दक्षिण भारत भेजता है। मगर इसका मुलाकात वहाँ पर विद्यारण्य से हो जाता है। विद्यारण्य जो रहता है वो श्रृंगेरी के गुरु रहते हैं, विद्यारण्य। विद्यारण्य क्या करते हैं कि इनको फिर से वापस से हिंदू धर्म में लेकर के आते हैं विद्यारण्य। तो इन्होंने दक्षिण भारत के क्षेत्र को जीतकर क्या किया? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दिया, और वो भी अपने पिता संगम के नाम पर। इसलिए इस वंश का नाम पड़ेगा वो संगम वंश पड़ेगा, और जिसकी राजधानी कहाँ रहेगी? कर्नाटक रहेगी। तो यहाँ पर जो समझने वाला बात यह है कि विजयनगर साम्राज्य पर कितने वंशों ने शासन किया, तो 4 वंश है। इसका ट्रिक बड़ा अच्छा है, संगम सतुआ। संगम से तो खुद संगम हो गया, संगम से खुद तो संगम हो गया। और सतुआ में याद रखना है स, तु और आ, सतुआ। सा से हो गया सालूब वंश, तू से हो गया तुलु वंश, आ से हो गया अरबिडो वंश हो गया। तो याद हो गया विजयनगर पर कितना वंशों ने शासन किया? 4। संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अरबिडो वंश हो गया। अब हम लोग को देखना है किसको? हम लोग देखेंगे अब संगम वंश को देखेंगे। अब समझते हैं संगम वंश में। तो संगम वंश की बात करें तो इसका टाइम पीरियड याद रखिएगा, 1336 से 1485। कितना पर क्या होगा? बहुत सारा वंश दे देगा, अब मिलाने के लिए बोल देगा, ऑप्शन दे देगा। तो संगम वंश के प्रमुख जैसे शासक की बात करें तो कौन कौन सा शासक था? तो हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, फिर हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय और प्रौढ़ राय। तो अगर मेरा मानो तो आप क्या करो कि हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय, बस इतना का याद रखो, बाकी जाए भड़ में। अब आगे समझते हैं हरिहर प्रथम को। हरिहर प्रथम इसका जो कार्यकाल है 1336 से 1356। ये क्या था? इस वंश का प्रथम शासक कौन था? हरिहर था, जो कि 1336 में शासक बना। और इसके दरबार में एक विद्वान रहता था, उसका नाम था शायन। क्या नाम था उसका? उसका नाम था शायन विद्वान रहता था, जो वेद पर टीका लिखता है। किस पर? वेद पर टीका लिखता है। उसके बाद ये ऐसा कुछ जितना कर सकता था इतना किया। अब आगे है जो भी मतलब कि और भी कुछ किया होगा, मगर जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, हम लोग उसको देख रहे हैं, सबको नहीं देख रहे हैं। अब अगला है बुक्का प्रथम। तो हरिहर प्रथम के बाद इसी का छोटका भैया था बुक्का प्रथम। ये एक उपाधि धारण करता है वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण करता है। और इसके समय में कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच पर
रायचूर दोआब के लिए क्या हो गया, लड़ाई शुरू हो गया। तो जो हरिहर प्रथम था इसके समय में तो कुछ नहीं हुआ, बुक्का प्रथम में ये स्टार्ट हो गया। तो बुक्का प्रथम के समय में ये स्टार्ट हो गया, यानी कि लगभग 200 वर्षों तक चला। मगर अगर अंतिम सफलता की बात करें तो अंततः जो सफलता है वो विजयनगर साम्राज्य को ही मिलता है रायचूर दोआब में। तो अब अगला आता है, तो बुक्का प्रथम के बारे में क्या याद रखना है, बुक्का प्रथम के बारे में ये याद रखना है कि रायचूर दोआब के लिए क्या हुआ था, यहीं से युद्ध प्रारंभ हो गया था। और हाँ, एक बात बताना भूल गए, इसी के काल में, बुक्का प्रथम के ही काल में बहमनी शासक था, उसका नाम था मुहम्मद प्रथम, ये बुक्का प्रथम को हरा दिया। तभी तो ना यहाँ बोल रहा है यहाँ पर कि रायचूर दोआब के लिए क्या हो गया, युद्ध प्रारंभ हो गया। तब युद्ध प्रारंभ हो गया तो युद्ध किया कौन, तब बहमनी शासक था मुहम्मद प्रथम। मुहम्मद प्रथम बुक्का प्रथम को हरा देता है। अब अगला आता है देवराय प्रथम, इनका कार्यकाल है 1406 से 22। देवराय प्रथम क्या करता है कि अपना सेना में तुर्क धनुर्धर रखता है, यानी कि धनुष चलाने वाला शामिल करता है, साथ में नहर भी बनवाता है सिंचाई के लिए। और इसके समय में भी बहमन आक्रमण किया, उसका नाम था फिरोज शाह बहमन। क्या नाम था उसका, फिरोज शाह बहमन आक्रमण किया। इसने देवराय प्रथम को पराजित कर दिया, मगर दोनों के बीच क्या हो गया, वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। फिर आगे है देवराय द्वितीय, ये सबसे प्रतापी, सबसे योग्य इस वंश का, संगम वंश का। तो इस समय में संगम वंश का सर्वाधिक विकास हुआ। यह संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक था, इसने श्रीलंका अभियान किया। आपको अगर पता होगा कि श्रीलंका अभियान इससे पहले 2 राजा कर चुका है। एक चोल वंश का राजा था, उसका नाम था राजा राज, दूसरा उसी चोल वंश में था राजेंद्र प्रथम, और तीसरा ये संगम वंश के राजा देवराय द्वितीय। तो एक प्रकार से क्या हो गया, श्रीलंका पर अभियान करने वाला ये तीसरा शासक बन गया। यह अपने सिंहासन के बगल में कुरान रखता था, कुरान। देवराय द्वितीय को हाथी मारने का शौक था, इसलिए इसको गज बेटका भी कहा जाता है। इसी के दरबार में फारस के विदेशी यात्री अब्दुल रजाक आया था, जिसका यात्रा विवरण यानी मतला ए शाहीन, इनका बुक का नाम क्या है, मतला ए शाहीन में लिखा हुआ है, जो कि मतला ए शाहीन है, ये फारसी भाषा में है। तो इसमें लिखा हुआ है कि विजयनगर जो साम्राज्य था इसमें 300 बंदरगाह था, ये इसी में लिखा हुआ है। यानी और साथ ही साथ में विजयनगर का प्रशासनिक जानकारी मिलता है, किसमें, मतला ए शाहीन में। इसको कौन लिखा है, अब्दुल रजाक लिखा है। कहाँ का था ये, फारस का विदेशी यात्री था। किसके दरबार में आया था, देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। देवराय द्वितीय को क्या था, हाथी मारने का बड़ा शौक था। चलिए अब समझते हैं आगे। ये जरूरी नहीं है, अब इसको हटा भी सकते हैं, हटा देखा पढ़ लीजिएगा इसको आप। अब अगला है सालू वंश, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, हम इसको बताएंगे। अब अगला है तुलु वंश। तुलु वंश है, इसमें क्या है, तुलु वंश आप पढ़ लीजिएगा, हम काट दिए हैं, मतलब थोड़ा देख लीजिएगा, कुछ भी समझ में आएगा, जरूर आएगा। तुलु वंश है 1505 से 1570। तो इस वंश का संस्थापक रहता है वीर नरसिंह। कौन रहता है, वीर नरसिंह रहता है, तुलु वंश का संस्थापक रहता है। और इसका जो संबंध रहता है ना, पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडा से अच्छा संबंध रहता है। और इसी के साथ, मतलब कि अल्मीडा के साथ ही 1505 ईस्वी में घोड़ा के लिए एक व्यापारी संधि किया था। घोड़ा के लिए व्यापारिक संधि किया कौन, ये वीर नरसिंह किया था। वीर नरसिंह को इतिहास में द्वितीय बाला पहाड़ के नाम से जाना जाता है। अब अगला है कृष्णदेवराय, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कृष्णदेवराय। 1509 ईस्वी में क्या हो गया, नरसिंह की मृत्यु हो गया, फिर अगला शासक बना केडीआर, यानी कृष्णदेव राय, केडीआर। तो केडीआर क्या था, ये तुलु वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने रायचूर द्वार पर अधिकार कर लिया। इसके उपलक्ष्य में उसने आंध्र भोज, आंध्र पितामह और अभिनव भोज की उपाधि धारण किया। इसने यमन राजा से स्थानाचार्य की उपाधि भी धारण किया। यह एक विद्वान शासक था। इसने आमुक्त मलयाद पुस्तक की रचना किया तेलुगु भाषा में, और संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम पुस्तक की रचना किया। इस हम बात करें आमुक्त मलयाद का, तो इसको कहा जाता है कि ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र के जैसा है, ठीक है। फिर ये हो गया, अब फिर है ना कि बाबर जो रहता है, जो इसका समकालीन बाबर था, तो बाबर अपनी आत्मकथा में लिखता है कि दक्षिण भारत का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो कृष्णदेव राय था। कृष्णदेव राय ने विजयनगर के निकट नागलपुर शहर की स्थापना किया और वहाँ विठल स्वामी मंदिर तथा हजारा मंदिर का निर्माण किया। अब आगे चलते हैं बिना देर किए। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु भाषा के 8 विद्वान रहता था, इसको अष्टदिग्गज कहते हैं। और इसमें से जो प्रमुख कवि था उसका नाम था अलसानी पेडन्ना। क्या नाम था उसका, अलसानी पेडन्ना। और अलसानी पेडन्ना को तेलुगु भाषा का पितामह कहा जाता है। तेलुगु भाषा का पितामह किसको कहते हैं, अलसानी पेडन्ना को कहा जाता है। इन्होंने यानी अलसानी पेडन्ना ने हरि कथा, मनुकारिता, ये सब पुस्तक की रचना की है।
इसलिए जो कृष्ण देव राय का जो काल है, इनके काल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अब आगे चलते हैं। फिर अष्टदिग्गज में जो दूसरा स्थान आता है वो तेनालीराम का। इन्होंने पांडुरंग महामात्य की रचना किया। यह मंत्री के पद पर भी थे और इन्होंने अंधविश्वास से जनता को भी दूर किया। और फिर इन्हीं के दरबार में लक्ष्मीधर नामक संगीतकार रहता था। इन्होंने संगीत सूर्योदय नामक ग्रंथ की रचना किया। मात्र 10 वर्ष में कृष्णदेव राय ने अपने सभी विरोधी को पराजित कर दक्षिण भारत में स्वयं एवं विजयनगर की प्रभुत्व स्थापित किया, यानी एकदम अशोक जैसा। 1529 ईस्वी में कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गया। जैसे ही इनका निधन होता है, अब बिखर जाता है। फिर अब अगला आता है अच्युत देव राय। ये कुछ कर भी नहीं किया मानो तो। इतना याद रखना है कि इसके समय में पुर्तगाली यात्री नूनिज भारत आया था। इसी के समय में बिखराव शुरू हो गया था। आगे चलते हैं। सदाशिव राय। सदाशिव राय सदाशिव राय जो था, ये क्या था, इस वंश का अंतिम शासक था। इसका एक सेनापति था, उसका नाम था राम राया। राम राया क्या किया, उस समय जितना सारा शक्ति था ना, पूरा शक्ति अपने हाथ में ले लिया और जो बहमनी साम्राज्य था उसको फोड़ने का कोशिश किया। बहमनी साम्राज्य में टोटल मिला के 5 था राज्य उसमें, जैसे कि बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बीदर, अहमदनगर, ये सब था। उसमें क्या किया कि फूट डालने का कोशिश किया। फूट कैसे डाल रहा है, अब जैसे बीजापुर को बोल दिया होगा, अरे यार वो चारों तो तुमको है ना, एक हो करके तुमको मारना चाह रहा है। फिर उसे गोलकुंडा को बोल दिया होगा, तो उसी करके सबको भड़का दिया होगा। अब कोई एक होगा जो पूछ दिया होगा, अरे यार ऐसा क्यों कर रहा है, तो बोलागा नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, बस फेरा में फंस गया राम राया। सब क्या, सब मिल के एक रो 1565 ईस्वी में जाकर राम राया का मारा। अब इसी को कहा जाता है ताली कोटा का युद्ध, या इसी को कहा जाता है राक्षसी तंगड़ी का युद्ध कहा जाता है। और फिर इसमें ये पूछेगा आपसे कि ठीक है 5 राज था, तो बहमनी की अगर बोलें कि राक्षसी तंगड़ी के युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो बहमनी साम्राज्य और विजयनगर। तो जो बहमनी साम्राज्य था तो 5 राज था, उसमें कौन भाग नहीं लिया था, तो ये था ना बरार जो रहता है, बरार ही रहता है, वो भाग नहीं लेता है। बरार क्या करता है, इस तालीकोटा के युद्ध से फरार रहता है, तो वो भाग ही नहीं लेता है बरार। कब होता है तालीकोटा, 1565। बड़ा अच्छा सवाल है, याद रखिएगा इसको। और इस युद्ध ने विजयनगर साम्राज्य का ही अंत कर दिया। युद्ध के मैदान में राम राया मारा गया। और फिर क्या किया, जब राम राया मर गया, इसका सेनापति सदाशिव राय का, तब क्या किया कि सदाशिव राय ने अपना अगला सेनापति तिरुमल को बनाया और तिरुमल ने सदाशिव राय की हत्या कर दिया और फिर एक नया वंश अराविडु वंश की स्थापना कर दिया। और अराविडु वंश, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसको हम नहीं पढ़ाने वाले, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत। बस इतना याद रखना है कि जो अराविडु वंश था ना, इसका अंतिम शासक श्रीरंग थर्ड था। इसको पराजित कर दिया शिवाजी ने और फिर इनके साम्राज्य को अपने में मिला लिया। अब आगे चलते हैं। इसी में प्रशासनिक व्यवस्था में है कि कृष्णदेव राय जो रहते हैं वो न्यायालंकार व्यवस्था चलाते हैं और अपने अधिकारी को नगद वेतन के जगह पर ही भूमि दिए थे, जैसे कि गुप्त काल में होता था, दिल्ली में एकता प्रथा चलता था, उसी जैसा। फिर आगे है यहाँ पर है कि इस समय सैनिकों को जो भूमि दान मिलता था ना, उस भूमि को कहते थे अमरम भूमि। क्या कहते थे, अमरम। ऐसे भी सैनिक लोग क्या होता है, अमर हो जाता है लड़ करके, तो सैनिक को जो भूमि मिलता था उसको अमरम भूमि कहते थे। और जो भूमि जिस सैनिक को मिलता था उसको अमरम नायक कहते थे। क्या कहते थे, अमरम नायक। और मंदिर में जो भूमि दान हो गया उस भूमि को देव भूमि कहा जाता था। और इस समय जो सैन्य विभाग था इसको कदाचार कहते थे। अगर कदाचार करोगे बाबू तो क्या करेगा, पिटाई होगा। फिर है विजयनगर की मुद्रा व्यवस्था। जो सबसे प्रसिद्ध सिक्का था वो वाराह सिक्का था, जो कि सोने का था, 52 ग्रेन का होता था और इसी को पैगोडा कहते थे। क्या कहते थे, पैगोडा। और स्थापत्य कला में देखें, जो जरूरी सिर्फ वही है, और भी बहुत सारा है, चाहते ना तो एकदम 1 घंटा का वीडियो बनता, बट क्या फ़ायदा उतना। इस समय मंदिर निर्माण के क्षेत्र में द्रविड़ शैली का विकास अधिक हुआ, जिसका सर्वश्रेष्ठ नमूना विट्ठल स्वामी मंदिर है। तो याद रखिएगा इसको, हम सब काट के ही लिखे यहाँ पर। अब देखते हैं विजयनगर में आए विदेशी यात्री, जैसे कि समझते हैं यहाँ पर ही निकोलो डी कोंटी, अब्दुल रजाक, बर्थोमा, बारबोसा, डिमोंगी पायस और नूनीज। अब इसको याद करने का तरीका ये है ना, तो क्या है ना कि इधर शासक में, इधर से चलो, शासक में क्या है ना, जो भी है शासक में सब के लास्ट में देव राय यानी राय आपको मिलेगा। देखिए
सिर्फ एक को छोड़कर वीर नरसिंह में, इसको छोड़ करके देखिए देवराय देवराय देवराय, यहाँ भी देखिए तो देवराय देवराय। तो क्या होगा कि पहले जो पहला नंबर में पहले आएगा तो देवराय प्रथम, फिर देवराय द्वितीय। हम लोग पढ़े हैं 3 देवराय नहीं, 2 देवराय पढ़े हैं। देवराय पहला, देवराय दूसरा। अब बीच में फिर कौन आ जाएगा? नरसिंह, वीर नरसिंह आ जाएगा। अब फिर से देवराय पढ़ेंगे तो कृष्ण देवराय और लास्ट में अच्युत देवराय। तो नाम याद हो गया। स्टार्टिंग कैसे करना है? देवराय फर्स्ट से, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, फिर बीच में वीर नरसिंह, फिर कृष्ण देवराय और अंत में अच्युत देवराय। ये तो ठीक हो गया, शासक याद हो गया। अब चलते हैं देश की तरफ। देखिए देश किस प्रकार से याद करिएगा। तो क्या है ना, अगर आप फारस को छोड़ दो यहाँ पर, अगर फारस पर अगर ध्यान नहीं दो, फारस को मान लेते हैं हम ऐसे से कर दिए एकदम, दिखिए रहा है फारस, तो क्या देख रहे हैं? अल्टरनेट भी है सब, ये देखिए, है ना। अगर यहाँ पुर्तगाली लिखा रहता तो क्या होता? पुर्तगाली, फिर पुर्तगाली, फिर पुर्तगाली। यानी ये देख रहे हैं कि अगर इसको छोड़ दें फारस को तो सब अल्टरनेट है। तो क्या कि पहले इटली से याद रखना कि पहले क्या हुआ? इटली से आया और उसके बाद फिर कहाँ से आया? फारस। यानी पहले इटली, फिर फारस, फिर इटली, फिर पुर्तगाली, फिर इटली, फिर पुर्तगाली। देख रहे हैं ना। यानी इटली को बोलते जाना एक बार छोड़ करके, सिर्फ बीच में फारस को एक बार ऐड कर देना, बाकी पुर्तगाली रखना है। यानी कि इटली फारस, इटली पुर्तगाली हो गया। इटली फारस, फिर इटली पुर्तगाली। देश भी नाम याद हो गया। अब ये याद करते हैं, इसको हम लोग याद करते हैं, जो यात्री आया था उसको याद करते हैं। जैसे इसका बड़ा अच्छा है, ये जो यात्री है ना, इसका पहला वर्ड लेते जाइए आप लोग तो देखिएगा मिलेगा नी अ बा दो अनु। देखिए यानी निब्बा दोनों, फनी वे में समझना है इसको। निब्बा दोनों को होता है ना, निब्बा निब्बी होता है, तो निब्बा दोनों। तो इस प्रकार से क्या हो गया ना, नी से क्या हो गया? निकोलो डी कोंटी हो गया। आ से क्या हो गया? अब्दुल रजाक हो गया। और जो बा लिखा हुआ ना यहाँ पर, बा से बारथोमा और बारबोसा दोनों हो गया। और डो से हो गया डोमिंगो पायस हो गया। और नू से हो गया नूनीज। नू से क्या हो गया? नूनीज। तो इस प्रकार से कितना आसानी से याद हो गया, बड़ा इजीली याद हो गया। तो ये था दोस्तों विजयनगर साम्राज्य, हम लोग इसको अच्छे तरीक़े से पढ़ लिए। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया ना तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। अगर हमारा मेहनत थोड़ा सा भी अगर आपको अच्छा लगा है, और कहीं हो सकता है कि हम गलती, कितना होता है ना, कितना बार फुल में मुँह से कुछ गलत निकल जाता है, तो उसके लिए माफ़ करिएगा हमको। ठीक है दोस्तों, हम लोग अब मिलते हैं अगली वीडियो में। हम लोग बहमनी साम्राज्य को अगली वीडियो में ख़त्म कर देंगे। उसके बाद भक्ति आंदोलन पढ़ लेंगे, और भक्ति आंदोलन पढ़ने के बाद फिर हम लोग मराठा साम्राज्य पढ़ लेंगे।